मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं जय शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके इस यूट्यूब चैनल एमबी स्टडी पॉइंट पर। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक और पार्ट बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हमने पृष्ठभूमि पे बात की थी और आज हम जानेंगे कि ये विद्रोह सबसे पहले किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, सबसे पहले से किसने शुरू किया गया। ठीक है, क्योंकि कारणों के बारे में जानने से पहले हमें उसकी कहानी के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें कहानी पता होगी देन जो भी रीजंस हैं और जो भी बात के पॉइंट हैं हम उन्हें आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इस विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश कंपनी के एक अफसर तो नहीं, सैनिक के द्वारा की गई, जो ब्रिटिशों की या फिर कहें तो अंग्रेजों की या इंग्लिशों की 34वीं रेजिमेंट का एक हिस्सा थे, या कह सकते हैं 34वीं रेजिमेंट के एक सैनिक थे जिनका नाम था मंगल पांडे। आपने इनका नाम सुना होगा, इनका नाम था मंगल पांडे। इनका जन्म यूपी में हुआ 1827 में। ठीक है, 1827 में इनका जन्म हुआ यूपी के अंदर, और इसके बाद ये इन्होंने अंग्रेजों की आर्मी ज्वाइन की। लेकिन अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी, उन्होंने एक कारतूस लेके आए। ठीक है, वो जो कारतूस था ना, सबसे पहले पूरी की पूरी कहानी यह है कि इन्होंने एक राइफल लेके आए। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल। इस राइफल की खासियत यह थी कि इसके साथ है ना एक कारतूस आया करता था इतना बड़ा। वो कारतूस था, वो कागज का था। उस कागज के ऊपर एक ग्रीस लगाई जाती थी, जो ग्रीस थी वह सुअर और गाय की चर्बी से मिलकर बनी थी। ये वाली बात जब भारतीय सैनिकों को पता चली तो उनके अंदर आक्रोश फैल गया, क्योंकि जो गाय थी वह हिंदुओं के लिए पवित्र थी तथा जो सुअर था वह मुसलमानों के लिए हराम। इस बात का सबसे पहले विद्रोह मंगल पांडे के द्वारा किया गया, 34वीं रेजिमेंट के जो हिस्से थे। ठीक है, इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम 31 मार्च 1857 को, तो यह बैरकपुर नाम से एक छावनी थी। बैरकपुर, ठीक है, बैरकपुर नाम से एक छावनी थी, यह इसके हिस्से थे। और इन्होंने 31 मार्च को इसके ऊपर कब्जा करने का प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि हम अगर इस छावनी के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो हम अंग्रेजों के ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना दावा दिखा सकेंगे कि हमें इनके जो कारतूस हैं इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों को पता था कि ये सब कुछ होने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना के अंदर ही कुछ ऐसे लोग थे या भारतीय थे जिन्होंने इस बात की चुगली कर दी थी। तो उस टाइम पे एक रेजिमेंट आने वाली थी जो अंग्रेजों की बहुत बड़ी रेजिमेंट थी। 31 मार्च को वो आने वाली थी, 1 अप्रैल को, लेकिन 31 मार्च को वो टाइम से पहले आ गई। वो आ गई थी 28 मार्च को। जो भारतीय सैनिक थे या फिर कहे तो मंगल पांडे या इनकी जो टीम थी 34वीं रेजिमेंट थी, उसे इंफॉर्मेशन थी कि वह 1 अप्रैल को आएगी, लेकिन वह टाइम से पहले आ गई, क्योंकि जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको पता चल गया था कि 31 तारीख को इतना बड़ा काम को अंजाम दिया जाने वाला है। इसीलिए उन्होंने पहले उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा दी ताकि वो अपनी स्पीड बढ़ा ले और भारत वो जल्दी आ जाए। ठीक है, जैसे ही वह 28 मार्च को आए तो जो आंदोलन था या कहीं तो जो विद्रोह होने वाला था उसकी वो अचानक से हो गया। उसकी कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि जो तैयारी थी वह 31 मार्च की थी। इसी कारण इनको बंदी बना लिया गया। किसको? मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया। इनको बंदी बना लिया गया तथा इन्हें फांसी की सजा दे दी गई, और 19 जुलाई 1857 को इनको फांसी दे दी गई। जैसे ही इनको फांसी हुई वैसे ही इस विद्रोह ने आग पकड़ ली। और एक और इन्फॉर्मेशन यह है कि आपको पता होगा कि भगत सिंह तथा वटुकेश्वर नाथ ने या वटुकेश्वर दत्त ने भारतीय असेंबली के अंदर या फिर कहें तो संसद के अंदर बम फोड़े थे। वो बम भी 19 जुलाई को ही फोड़े गए थे। ठीक है, उनके द्वारा, ताकि वह बता सके कि हम
या कहें तो उन्होंने इस डेट को चूज़ करा होगा या फिर ये इत्तेफाक था, अब इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ वो डेट भी 19 जुलाई थी। ये आपके पास जानकारी के लिए मैंने दिया, ठीक है। चलिए, तो 19 जुलाई को उनको फांसी दे दी गई। फिर जैसे 19 जुलाई को फांसी दी गई, ये जो पूरे का पूरा विद्रोह था, इसे बहुत ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा आग पकड़ ली। जैसे ही इसने आग पकड़ी, यह पूरे के पूरे भारत तो नहीं लेकिन भारत के कुछ हिस्सों के अंदर फैल गया, जैसे कि झांसी, इसके बाद आएगा आपका बिहार। यानी इस जो विद्रोह था, इसने उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से के अंदर अपना अपना प्रकोप दिखाया, इसने आग पकड़ी, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये पूरा का पूरा विद्रोह है, ये एक सैनिक विद्रोह से शुरू होकर पूरे के पूरे भारत के अंदर फैल गया। इसके ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से पूरे भारत के अंदर नहीं फैल पाया। उसके बारे में हम जो आने वाले पॉइंट्स हैं उसके बारे में उसमें चर्चा करेंगे। पहले हम जानते हैं इसके आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कारण, ठीक है। क्योंकि विद्रोह तो था एक सैनिक, लेकिन कैसे ये पूरे के पूरे भारत में फैला, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई जिसके कारण इसने पूरे के पूरे भारत के अंदर इसे कवर कर लिया गया, ठीक है। चलिए, और एक बात ध्यान रखना, ये पूरे भारत में नहीं फैला था, भारत के अधिकांश हिस्सों के अंदर फैला था, लेकिन इसे कंसीडर करते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इसीलिए मैं बार बार पूरे भारत का जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये आधे भारत में फैला था, इस बात को ध्यान रखना। कारणों में सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक कारण। देखिए, वैसे तो हम इन कारणों के अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन सामाजिक के साथ ही हम धार्मिक कारण भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो समाज है, धर्म है जो समाज के आसपास ही घिरा रहता है। तो जो सामाजिक कारण है हम इसी के अंदर धार्मिक कारण भी कवर कर लेंगे। आर्थिक और राजनीतिक के अंदर हम सैनिक कारण भी कवर कर लेंगे, क्योंकि सैनिक कारण एक इम्पॉर्टेंट कारण है जिसने पूरे के पूरे विद्रोह के अंदर अपना जो था अहम किरदार निभाया, अहम रोल प्ले किया। तो इसीलिए हम इन्हीं कारणों के अंदर या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण के अंदर ही धार्मिक और सैनिक कारण को मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है। जब अगर आपसे पूछा जाए कि सैनिक कारण के बारे में बताइए या धार्मिक कारण के बारे में बताइए, तो मैं जिन पॉइंटों को लिख रहा हूँ आप उन्हीं को ठीक से याद कर लीजिएगा। बाकी आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको रिकॉल करना है, देन आपको राइट करना है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझने के अंदर। अगर आपको आती है तो हमारा जो टेलीग्राम का लिंक आ रहा होगा यहाँ पर, और साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है यहाँ पे लिखी होगी, उस पर जाइए, आपका कोई भी क्वेश्चन है उसे पूछिए, हम क्लास के अंदर ही आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन भी देंगे, ठीक है। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही दिया जाएगा। ऑल राइट, आशा करता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। चलो बात करते हैं सामाजिक कारण की। सामाजिक कारण में सबसे पहला कारण है प्रथाओं पर रोक। प्रथाओं पर रोक। अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारी जो भारतीय प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जो आदिकाल से चली आ रही हैं, उनके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे कानून भी पास किए। इन प्रथाओं के अंदर जिन्हें अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा बुरा माना, उसमें कंसीडर की जाती हैं, उसमें लिखित हैं जैसे सती, इसके बाद आएगा पर्दा, एंड ऐसी ही बहुत सारी कुप्रथाएं एटसेट्रा लिख देते हैं, क्योंकि अगर लिखने बैठेंगे तो बहुत सारी हैं। पर्दा, तो ऐसी ही बहुत सारी प्रथाओं के ऊपर अंग्रेजों ने रोक लगाई। उन्होंने कहा कि यह जो प्रथाएं हैं ये समाज के विरुद्ध हैं, और ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि जो सारे के सारे कानून थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी है वह इन सब चीज़ों को भारत के अंदर कंसिडर या फिर भारत के अंदर अलाउ नहीं करती है, ठीक है। सती का मतलब आपको पता ही, जैसे पर्दा का मतलब क्या होता है, घूंघट करना। सती का मतलब होता है जैसे अगर किसी स्त्री का पति मर जाया करता था तो उसी के साथ उसकी स्त्री को जिंदा आग के हवाले कर दिया जाता था। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो रानी पद्मावती हैं वह सती हो जाती हैं, तो उन्हीं के साथ ही सती प्रथा भी चालू हुई। लेकिन ये बाद में एक कुप्रथा बन गई जिस पर अंग्रेजों ने रोक लगाई, ठीक है। तो प्रथाओं पर रोक लगाना,
इस बात का भारतीय जो हमारे जितने भी समाज हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ा कि यह हमारी प्रथाओं के साथ कैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं। संवेदनशील मतलब सेंसिटिव रहते हैं। अगर आप उनके धर्म के ऊपर चोट करोगे तो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। जैसे वर्तमान समय में हिंदू हैं वो मुसलमानों के ऊपर बोलते हैं, मुसलमान हैं जो हिंदू के ऊपर बोलते हैं, तो लोगों में आपसी झड़प होती रहती है छोटी मोटी। ठीक है, तो प्रथाओं और धर्म के ऊपर रोक लगाना ये सामाजिक प्रथा के अंदर बहुत बड़ी अंग्रेजों की भूल हुई, जो भारतीय लोगों को पसंद नहीं आई। जैसे समय हुआ तो इन्होंने विद्रोह को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया इन प्रथाओं पर रोक लगाने में भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा का आगमन। पाश्चात्य शिक्षा यानी कि पश्चिम की शिक्षा। तो भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने अपनी शिक्षा नीति को थोपने की कोशिश की, जिसके कारण जो मुग़ल या कहें तो मुसलमानों के जो मदरसे हैं और भारतीयों के जो गुरुकुल हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आघात हुआ, बहुत ज़्यादा चोट पहुंची। ये भी एक कारण है, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वह अपनी शिक्षा पद्धति को हमारे ऊपर जबरन थोप रहे थे। जब भी कोई चीज़ ज़बरदस्ती से की जाती है तो वह ठीक नहीं होती, उसका समाज पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रथाओं के रोग के अंदर 2-4 पॉइंट और हैं, मैं उनको भी लिखवा देता हूँ। जैसे इन्होंने क्या किया था, विधवा विवाह शुरू कर दिया था। क्योंकि ये जो 2 पॉइंट हैं ये इसके साथ और भी लिख लीजिए, विधवा विवाह शुरू कर दिया था। बाल विवाह पर रोक लगा दी थी। अब इन 4 पॉइंटों के साथ आप ईटीसी लगा लीजिएगा, ताकि आप अगर कोई स्किप भी कर जाओ तो आपको लिखने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके साथ ईटीसी लगा लेना। इसके साथ और भी बहुत सारे थे जिनके प्रथाओं पर रोक लगाई गई। इसके बाद आता है सैनिकों को विदेश भेजना। ये जो मुद्दा है ये जो पॉइंट है यह धर्म से जुड़ा हुआ है। क्योंकि 1856 के अंदर एक ऐसा कानून पास किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, जिससे जितने भी भारतीय सैनिक थे उन्हें विदेश ले जाने की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि जो भारतीय सैनिक हैं वह विदेश जाएंगे, और यानी जो इंग्लैंड है या इंग्लिस्तान है वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जाकर जितने काम हैं उनको अंजाम देंगे। लेकिन जो भारतीय सैनिक थे यह इसे अपनी धर्म के विरुद्ध मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम विदेश गए या फिर हमने अपना भारत छोड़ा तो हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसके बाद है ईसाई मिशनरियों का आना। मिशनरी मतलब होता है धर्म परिवर्तन करने वाले, या कहें तो पादरी पंडित। हर धर्म के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है जो उसको बदलने की या उसके बारे में उसे अपनाने के लिए बोलता है। वैसे ही ईसाई धर्म के अंदर होते हैं ईसाई मिशनरी। ठीक है, जो आए भारत के अंदर उन्होंने कहा कि हमारा जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, इसे अपनाइए। लोगों ने बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को ब्रिटिश या फिर कहें तो अपने आप को ईसाई बना लिया इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा, जिसके कारण भारतीय धर्म यानी हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है उनके ऊपर सीधा आघात पहुंचाया इन ईसाई मिशनरियों ने, जिसके कारण भी बहुत सारे जो उच्च कुल कह सकते हैं या फिर कहें तो पंडित पंडित और मौलवी जितने भी थे ये बहुत ज़्यादा आक्रोश में आ गए। आटे में हड्डियों का मिश्रण, यह एक तरह की अफवाह थी जो चलिए आटे में हड्डियों का मिश्रण, यह एक तरह की अफवाह थी जो उस समय फैलाई गई। अब यह कितना सत्य था या नहीं था अब यह नहीं पता, कि जो भारतीय सैनिक हैं या जो भारतीय छावनियां हैं जिसके अंदर भारतीय सैनिक रहते हैं उसके अंदर जितना भी आटा अंग्रेज़ों के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था उसके अंदर अंग्रेज़ों ने
गाय और सूअर की हड्डियों का मिश्रण मिला दिया था, जिससे भारतीय सैनिकों का जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाए। साथ ही मैं अब बोलता चलता हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो भारतीय जितने भी सैनिक थे उनको धर्म के हिसाब से बांटा। धर्म के आधार पर ही उन्हें आर्थिक इनकम दी गई, उनको दर्जा दिया गया, ठीक है। और साथ ही उन्होंने जैसे कि मैंने आपको बताया कि चर्बी वाले कारतूस, ये सबसे बड़ा अंजाम हुआ इस पूरे के पूरे विद्रोह को करार देने के लिए, सबसे बड़ा कारण था जिससे पूरा का पूरा विद्रोह हुआ, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो सामाजिक कारण है ये अच्छी तरीके से समझ में आए हों। जो राजनीतिक और आर्थिक कारण है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, जिससे हमारी जो अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ओके, जय हिंद, हैव अ ग्रेट डे।